ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अब जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, उस दिन मैं इस पद को हम पति-पत्नी परिवार सरिश्ता वार्ड के साथ हमेशा रखेंगे, पूरे जीवन रखेंगे, मरते चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा परिवार, मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं बड़ी ऐसी जगह नहीं जाना चाहता कि जहाँ से मुड़ के वापस आने में मुझे मेरा परिवार भी यही जुही है। हमारे माँ-बाप भी एक बहुत करीब 7 महीने की थी तब हमारा चुनाव चल रहा था। उस दौरान हमारी बेटी को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब यदि हम घर जाते हैं 2-2 3-3 दिनों में, तो मेरी बेटी गाड़ी की आवाज़ से पहचान जाती है कि मेरे खुशी होकर के हम लोगों के गले से लग जाती है कि फिर वो उतरती नहीं है नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज, अपराध का सच। मैं आपका होस्ट दोस्त सुनील कुमार तिवारी। आज उस वार्ड में मैं मौजूद हूं जहां की क्षेत्रीय जनता दोनों लोगों को भगवान मानती है। जी हां, क्षेत्र का भगवान कहे जाने वाले पार्षद सुनील कनौजिया, जी हां, आज उस पावन धरती पर ही उनके कार्यालय पर मौजूद हैं। क्षेत्रीय लोगों ने बताया है कि दिन रात मेहनत करके जो पार्षद जी ने हमारे लिए कर दिखाया है, शायद 50 साल में कोई पार्षद, कोई जिम्मेदार नागरिक, कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई उच्च नेता आज तक कभी नहीं किया। वो पार्षद जो दिन रात मेट्रो की लड़ाई लड़ करके सीवर की सफाई तक, सीवर से सफाई से लेकर भ्रष्टाचार तक, भ्रष्टाचार से लेकर के लोगों की खुशियां दिलाने के लिए वो स्वयं की खुशियां भूल गई। क्या पति का प्यार, क्या बच्चे का प्यार केवल उन्हें मायने था, तो क्षेत्र की जनता का प्यार। आज स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे पार्षद और पार्षद पति को हम दिल से सलूट करते हैं कि दिन रात एक करके मेहनत करके हमारे क्षेत्र में जगह जगह पर जो नालियां बहती थी, आज वो भी पूरी तरह साफ हो गई हैं। वो पार्षद जी से ही मैं उन्हीं की कहानी, उनके वार्ड की जो समस्या थी, आज मैं उनकी ही जुबानी सुनाऊंगा। क्योंकि कहते हैं हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी लोगों को बढ़ चढ़ करके उन्होंने होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। फिलहाल पार्षद और पार्षद पति को लोग यहाँ होली की बधाई, लोग मुंह से नहीं, वहां पे आकर के दिल से कहा और कहा कि ऐसे पार्षद और पार्षद पति शायद क्षेत्र में या हिंदुस्तान में हो जाए तो शायद हिंदुस्तान का उद्धार हो जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार के लिप्त में एक यूपी के कानपुर जिले वार्ड 14 ही सामने आता है। दिन रात मेहनत करती है जनता के लिए, पर अपने लिए कभी एक वक्त का क्या टाइम दे पाया है। मैं आपको बता दूं, ये वही पार्षद हैं जिन्होंने मेट्रो की लड़ाई पे संघर्ष किया था। फिलहाल मेट्रो आने का उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, लेकिन मेट्रो के कार्य में जो क्षेत्र को समस्या हो रही थी, उसे उन्होंने उजागर किया था और खड़े होकर के रात्रि 2 बजे तक आंखें जाग करके जनता के लिए उन्होंने समस्या से निजात दिलाई थी। आइए हम आज उन्हीं के जनता की कहानी पार्षद की जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड की पार्षद हैं? मेरा नाम शालू सुनील कनौजिया, मैं वार्ड 14 से पार्षद हूँ। आप ये जो पार्षद थे, क्या प्रतिज्ञा लिया था? मैंने ये प्रण लिया था कि जो मेट्रो के द्वारा हमारी जुई बमरैया में ओवरफ्लो लाइन डाली गई थी, जिससे सीवर भराव की समस्या थी, तो इसलिए मैंने ये प्रण लिया था कि मैं इस होली में सीवर भराव नहीं होने दूंगी। मैं रात 2 बजे वहां खड़े होकर के मैंने मेट्रो द्वारा वो कार्य कराया, जिससे अब हमारी क्षेत्र की जो जनता है वो सीवर भराव की समस्या से मुक्ति उनको मिल गया है। वो हर्ष उल्लास के साथ यह त्योहार मना रही हैं। एक आपका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, जो आपने खंभे में चढ़ करके, उस समय लाइट भी आ रही थी, क्या डर आपको नहीं लगा? देखिए, जब क्षेत्रवासी जनता का प्यार और हमारा संघर्ष साथ रहेगा ना, तो किसी चीज का कोई मुझे डर नहीं रहेगा। मेरे आगे वो डर नहीं, मेरे आगे वो आशीर्वाद बन के काम करता है। मैं उस दौरान हमारे यहाँ लाइटों की बहुत प्रॉब्लम थी, मैंने सीढ़ी मंगवाई, खंबे में चढ़ा और वो लाइट मैंने ठीक कराई। जो क्षेत्र की जनता है, आज क्षेत्र की जनता ने कहा कि पार्षद जी ने हमारे काम किए हैं। फिलहाल हम एक समय था कि यहाँ
तालाब की तरह भर जाता था। अब पार्षद जी ने अच्छा काम किया। होली में हम कितना भी पानी वेस्ट करें, फिलहाल जल भराव कहीं नहीं है। इस पे क्या राय है? देखिए, जो हमारी ये जूही की जो जनता है, ये सीवर भराव से ये 1.5 साल से जूझ रही थी। लेकिन जो मैंने प्रण लिया तो इनको मैंने मुक्ति दिलाई। आज ये जो हमारी जूही की जनता है, हम मेरे घर आई, मुझे बधाई दिया, मुझसे कहा कि भाभी, बेटी, बहू आप हमारे घर आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि हमारा स्वागत बस यही है कि आपको मुक्ति मिल गई है। आप हर्ष उल्लास के साथ खूब रंगारंग कार्यक्रम करिए और अच्छे से होली मनाइए। ना वहाँ जल भराव होगा, ना वहाँ सीवर भराव की समस्या होगी। उन लोगों के चेहरे में गुलाल की खुशी नहीं, लेकिन सीवर भराव से मुक्ति की खुशी मुझे दिखी। एक बार आपको सदन में बेइज्जती भी किया गया था झाड़ू को लेकर के। झाड़ू जब आप लेकर के पहुंची थी, नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता की बात करते हैं। वहां पर महापौर प्रमिला पांडे जी ने आपको बर्खास्त भी किया था पार्षद पति से। उस समय का दौर और आज के समय में, उस समय आपको कैसा लगा? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि क्षेत्रवासी जनता जनता का जो आशीर्वाद होता है, मुझे उसके आगे कुछ नहीं समझ में आता है कि ये मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बस मुझे बस जनता का आशीर्वाद और प्यार दिखता है। जो हमारी जो अभी सदन की आपने बात करी कि उस झाड़ू को अशोभनीय बोला गया था, तो उस झाड़ू को जो अशोभनीय बोला गया था, वो तो हमारा चुनाव चिन्ह भी है झाड़ू, आम आदमी पार्टी से। लेकिन मुझे उस चीज का कोई डर नहीं था। मैं अपनी बात मैंने रखा, अपनी कर्मचारियों की बात रखी, अपनी गली मोहल्लों की सफाई के बारे में मैंने माननीय महापौर जी से बात रखी। अब ये बात उनको अच्छी लगी ना अच्छी लगी, लेकिन मुझे सिर्फ क्षेत्र की जनता की बात दिखती है। जो आपके पति हैं, पति का क्या नाम है और उन्होंने कितने साल तक पार्षदी पद पर जनता की सेवा की? देखिए, हमारे पति का नाम सुनील कनौजिया है। वो 2 बार से पार्षद रहेंगे, ये तीसरी बार से मैं पार्षद हूँ। अब ये उनका जो कार्य रहा है, वो समझ लीजिए क्षेत्र की जनता उन्हें ईश्वर का रूप देती है, लेकिन हम लोग सिर्फ जनता के लिए बेटे और बहू के रूप में रहते हैं। कनौजी जी, एक बात बताइए, आपने लगभग 10 सालों की हो गए हैं पार्षद में और क्षेत्र की जनता करी। आपके क्षेत्र के लिए, वासियों के लिए क्या राय है? होली के त्योहार में उन्हें क्या संदेश है? देखिए, वार्ड 14 मेरा परिवार है। मैं 2012 में जब पहली बार पार्षद बना था, तो बहुत सारी जगहों पे मुझे वोट नहीं मिला था, चूँकि कहीं न कहीं क्षेत्रवाद चलता है सभासदी के चुनाव में। लेकिन जब दोबारा 2017 का मैं चुनाव जीता निर्दलीय, तो जिन जगहों पर मुझे 7 वोट, 4 वोट, 3 वोट मिले थे, वहाँ मुझे 250 वोट मिल रहे थे, 300 वोट मिल रहे थे, 350 वोट मिल रहे थे, 400 वोट मिल रहे थे। तो लोगों को ये आश्चर्य लगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं लगा। मुझे लगा, क्योंकि जिस दिन मैंने चुनाव जीता था, उस दिन ही मैंने कसम खा ली थी कि मेरे जीवन में जितनी भी साँसें हैं, मेरे जीवन में जो मेरे शरीर में जितना ब्लड बहता है, जो मेरी ज़िंदगी के दिन हैं, मैं उन लोगों के जीवन में समर्पित कर दूँगा जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं एक बहुत छोटे परिवार से आया था और इस छोटे परिवार के बेटे को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। पहली बार कांग्रेस से जीता, दूसरी बिना पैसे के, दूसरी बार 2017 में जनरल सीट हो गई, लोग पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने कहा जनरल सीट से हम अदर्स को नहीं लड़ाएँगे, एससी को नहीं लड़ाएँगे। जब मैं घर पे बैठ के रो रहा था, 2000 लोग मेरे दरवाजे पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें 1 रुपया नहीं खर्चा करना पड़ता है। वो दिन आज भी मैं जब याद करता हूँ तो मेरी आँखें भर आती हैं, क्योंकि कोई भी नेता के पास 2000 लोग नहीं जाते हैं। जब उसका नेता रो रहा हो, वो दिन मुझे याद आता है तो मन आज भी लगता है कि मेरा जीवन का एक-एक पल उनका कर्ज़दार है। अभी जब 2023 में चुनाव हुआ था, हमारी श्रीमती जी पार्षद बनी थी। जब मैं वोट माँगने गया तो मैं पहला ऐसा प्रत्याशी था, तमाम महिलाएँ वोट दे के जाती थी। हम और शालू जब वोट माँगने जाते थे, क्योंकि शालू पहली बार इलाकों में जाती थी, जब शाम को आती थी, तो पता ये चलता था कि उसको इतना ढेर सारा पैसा मुँह दिखाई में मिला था, तो वो कहती थी, "ये ढेर सारा पैसा मुझे लोगों ने सिर्फ़ कहा है कि बेटी तुम पहली बार बहू मेरे घर आई हो।" तब मैंने इनसे कहा कि ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो कमाया है आज तुम्हें दिखता है, और तुम्हें मेरी कसम है कि यदि चुनाव जीत जाना तो मेरे इस संवेदना, मेरी इन भावनाओं को कभी झुकने ना देना। और सालू ने वो काम किए, क्षेत्रीय जनता के लिए पोल पे चढ़ गई, अपनी जान की परवाह न किए बिना, अधिकारियों से विरोध लिया, सदन से बहिष्कृत हुई, 2-2 बार सीवर में घुस गई, सीवर में खपच्ची चला रही। आप एक जनप्रतिनिधि से और क्या ले सकते हैं? एक बेटी, एक महिला के लिए सारी चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, लेकिन सालू ने वो किया है। और मुझे लगता है कि ये मेरी एक अच्छी जीवन साथी होने के साथ-साथ एक अच्छी माँ है, लोगों के बीच एक अच्छी बहू है, एक अच्छी जनप्रतिनिधि भी है। और मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि जो जनता हमको प्यार देती है, भरोसा देती है, हम उस भरोसे पे हमेशा खरा उतरें
और ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अब जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, उस दिन मैं इस पद को हम पति-पत्नी दोनों छोड़ देंगे, लेकिन परिवार से रिश्ता वार्ड के साथ हमेशा रखेंगे, पूरे जीवन रखेंगे, मरते दम तक रखेंगे। और हम लोगों ने एक प्रण भी किया है कि हम लोग अपना वार्ड छोड़ के कहीं और चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा परिवार, मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं बड़ी ऐसी जगह नहीं जाना चाहता कि जहाँ से मुड़ के वापस आने में मुझे मेरा परिवार दूर लगे। होली के महापावन पर्व पर कानपुर के महानगर वासियों और वार्ड 14 के परिवार के लिए क्या संदेश है? मैं वार्ड 14 के परिवार के एक-एक सदस्य, माता, मेरी जो बुजुर्ग माताएँ हैं, मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं कन्या रूपी, मैं उन सबके चरणों में अपने मस्तक को रखता हुआ उन सबको होली की बधाई देता हूँ और पूरे वार्ड 14 के लोगों से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस भाई, इस बेटे का मेरे घर नहीं, मेरे मेरे दिल, मेरे घर, मेरी ज़िंदगी के एक-एक हिस्से के दरवाजे खुले, जब चाहे इस्तेमाल कर लेना, साँस भी आपकी है, वो भी देने से पीछे नहीं हटूँगा। और कानपुर शहर के लोगों से सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा कानपुर शहर बहुत प्यारा है। इतना प्यारा शहर है कि हम पूरे भारत में 1 नंबर पे मस्त मौला लोगों में हैं और विश्व में 9वें नंबर पे हैं। तो ये मस्त मौला का जो एक टैग है, हमारे दिल से ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये जो मस्त मौला और ये जो मौज है, हमें दूसरों के भी बीच बाँटनी चाहिए। हम लोग आज भी इसीलिए बहुत लंबे-लंबे जीते हैं, कभी भी हमारे चेहरे पे दुःख नहीं आता। हमारा दुःख आता है तो बगल वाला हमसे मज़ाक करके चला जाता है, हमारे चेहरे पे हँसी आती है। मैं पूरे कानपुर शहर के लोगों से एक चीज़ भी कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारी भी समझें। बहुत सारे लोग सब कुछ नेता और अधिकारी पे छोड़ देते हैं। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, यदि 30% लोग जागरूक हो जाएँ, तो एक जनप्रतिनिधि की 70% समस्या का निराकरण हो जाएगा। आप चीज़ें वेस्ट ना करिए, कूड़ा है डस्टबिन में डालिए, कूड़ा घर में डाल आइए, पन्नी बाँध के नाली में ना डालिए। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काम हैं, जिनमें हम सुधार कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी नेतागिरी आधी रह जाएगी। वो जो आधा समय बचेगा, हम अपने समाज सेवा में लगा देंगे। सड़क, नाला, नाली से अलग भी बहुत सारी समाज सेवा होती है, उनमें भी लगा देंगे। हम बच्चों को फ्री में शिक्षा दे लेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हम जो कर लेंगे और शहर की जनता से फिर से निवेदन करता हूँ कि 30% आप जागरूक हो जाइए, 70% हमारा काम खत्म कर दीजिए। फिलहाल यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज की परिवार की तरफ से ऐसे मस्त मौले पार्षद और पार्षद पति को दिल से सलूट करता है। पर मैं आपको बता दूं, ये वही पार्षद है। फिलहाल अगर जिम्मेदारियों की बात करें और घर चमकाने की बात करें तो 10 साल स्वयं रह करके पार्षद का कार्य किया पर अपने घर को नहीं चमकाया। अब उनकी अर्धांगिनी भी पार्षद का काम कर रही हैं पर फिर भी उन्होंने अपना घर नहीं चमकाया। ये रही देश की जनता के कार्य क्या किए। लेकिन आज मैं आपको यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज में एक्सक्लूसिव दिखाऊंगा इन दोनों पति पत्नी की जीवन की कार्यशैली। किस कॉलेज में पढ़े थे, कहां से उठे थे और आज इस मुकाम पे हासिल कर लिया है। शायद कानपुर के वासी इन पति पत्नी के जोड़े को कभी शायद भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक शायद शायरी या गाना बना था, माँ के दूध का कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे। क्षेत्र की जनता का भी यह कहना है कि हम ऐसे पार्षद और पार्षद पति का कर्ज कभी सपनों में भी नहीं चुका सकते हैं। आज हम आपको दोनों पति पत्नी की जीवन की कार्यशैली आज हम यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। सुनील जी बताइएगा, आप कहाँ के रहने वाले थे? आपकी जो जीवन शैली आज या इस पार्षद के पूर्व रह चुके, किस कॉलेज से और कैसे आप उठे? देखिए, मेरा जन्म स्थल कानपुर है। मेरे बाबा कन्नौज से आए थे, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से। पूर्व में फर्रुखाबाद था, बाद में कन्नौज हो गया था। हम लोग यहीं पैदा हुए, इस घर में मैं पैदा हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे बगल के स्कूल, एक श्री जीपीजी विद्यालय सरकारी स्कूल है, वहाँ हुई थी। चूँकि हम लोग बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते थे। मेरे माँ-बाप बहुत गरीब थे और मेरे पिताजी, मेरी माताजी धोबी घाट पर कपड़े धोने का काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने हमको शिक्षा दी और हम एक प्रारंभिक शिक्षा के बाद भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज से मैंने कॉमर्स से इंटर किया। फिर इसके बाद डीएवी कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। चूँकि आर्थिक तंगी थी, एमकॉम फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मैं एमकॉम फाइनल नहीं कर पाया था।
और हमारे यहाँ परिवार के साथ जो स्थितियाँ थी उसके साथ मैं परिवार का साथ देता रहा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ पानी तब भी नहीं होता था। हम लोग बाल्टी और डब्बा लेके स्वदेशी कॉटन मिल चालू रहती थी। हम लोग बाल्टी डब्बा लेके वहाँ साइकिल से पानी लेने जाते थे और तब एक जुनून था कि यार कुछ तो किया जाए, गरीब हैं तो क्या हुआ। हम लोग जलकल के अधिकारियों के यहाँ जाते थे, चिट्ठी देते थे कि हमारे यहाँ हैंडपैप लगा दिया जाए, हैंडपैप मरम्मत कर दिया जाए। 2 लोग जाते थे, 3 लोग जाते थे, मेरे साथ पार्क में मैच खेलने वाले लड़के चले जाते थे, स्वदेशी ग्राउंड वाले। और जब काम होने लगा थोड़ा-थोड़ा, तो लोगों को लगा कि इस बेटे के साथ रहना चाहिए। और उसके बाद स्थितियाँ ये हुई कि इतना काम हम लोगों ने कराया, इतना काम कराया, क्षेत्र में बिना पार्षद के 100 से ज़्यादा हैंडपैप मैंने वार्ड 14 छोड़िए, ट्रांसपोर्ट नगर में लगवा दिया, परमपुरवा में लगवा दिया, बर्रा में जाके लगवा दिया, इतने अच्छे संबंध हो गए थे। एक बात बताइएगा, उस समय आप स्वदेशी मिल में पानी भरने जाते थे, तो क्या उस समय भी पानी मोल में मिलता था जैसे आज 2025 और 24 से 20 रुपए की बोतल मिलती है? नहीं मिलता था पानी, पानी था ही नहीं हमारे यहाँ, पानी मिलता नहीं था क्योंकि स्वदेशी कॉटन मिल चालू थी, तो टोटी बाहर लगी रहती थी, घंटों लाइन लगा के हम लोग साइकिल पे ला देते थे डब्बा, तब घर में लेते आते, लेकिन पानी बेमोल था उस समय। तो आप पार्षद आज बन गए हैं, अब क्षेत्र की जनता भी आपके साथ है, अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, कैसा क्या लग रहा है कि सामान्य नागरिक को तो सामान्य सा ही फील होता है, कुछ अजीब सा नहीं लगता, बस ये लगता है कि एक कर्ज है, एक कर्ज है जो इस गरीब के बेटे के ऊपर लोगों ने लादा है। उस कर्ज को मैं कैसे चुका दूँ, कैसे चुका दूँ? मतलब सब कुछ करने के बाद, उनके लिए सब कुछ करने के बाद भी लगता है कि उनका बहुत बड़ा कर्ज है, वो नहीं चुक पा रहा है मुझसे। मैं सब कुछ करता हूँ, जब कुछ रह जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत पीछे से कर्ज है जिसको कैसे चुका दूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ पानी का संकट आया है। मैं आपको बता दूं, मैं गरीब पार्षद होने के बाद भी मैंने हाथ जोड़-जोड़ के इन 10 सालों में वार्ड के अंदर 33 खराब हैंडपंपों में अपने पैसे से बोगी चलवा के चंदा लिया, हाथ जोड़ा, पैर छुआ, 33 हैंडपंपों में बोगी चलवा के समर की मोटर मैंने अपने पास से डलवाई है। इससे पानी को लेके बहुत बड़ा काम था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में केवल 10% है। आपके उसी कर्जदार में आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी ऐसी अर्धांगिनी भी मिली, तो उस कर्ज में भी आकर के शामिल घर का कार्य, फिर क्षेत्र का काम, स्वयं को खाना बनाना, आपकी देख-रेख करना, बच्चों की देख-रेख। तो पत्नी कैसे, कैसे मिली? क्या आपकी लव मैरिज थी या लोगों की तरह ही था? देखिए, हमारी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आई, पता नहीं मुझ में क्या देखा या मैंने इनमें क्या देखा, हम दोनों लोग एक-दूसरे के साथ जीवन साथी बने। अपनी पसंद से इन्होंने हमें पसंद किया, हमने इनको पसंद किया। हम लोग जीवन साथी बने। लेकिन जीवन साथी मेरा इतना मेरे लिए अटूट होगा, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम लोग 17 18 नवंबर 2021 को एक-दूसरे के जीवन साथी बने थे। उस पल से लेके आज तक कभी लगा ही नहीं कि हमारे साथ कोई नहीं है। जब भी लगा बड़ी ज़रूरत पड़ी, जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, कि यार मेरा ये खराब हो रहा, मेरा ये खराब हो रहा, मेरा ये खराब हो रहा, तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, "कुछ नहीं खराब होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।" और उसका नतीजा है कि आज, लेकिन एक दुःख होता है हम लोगों ने अपना जीवन जनता को समर्पित कर दिया है। हमारी बेटी हुई थी, हमारी जब बेटी हुई 21 नवंबर 2022 को, पहला बच्चा हमारा, लेकिन एक तकलीफ है कि हम लोग अपने बेटे को अपने पास नहीं रख सकते, अपने बेटी को, क्योंकि जो परिवार एक बनाया है उसकी ज़िम्मेदारी पहले हम लोगों को समझ में आती है। इसलिए हम लोग अपना बच्चा ये अपनी मौसी के पास छोड़ के रखती हैं। मन होता है कि हमारा बच्चा भी हम लोगों के साथ रहे, लेकिन ये लगता है कि ये जो परिवार एक बच्चे को छोड़ के, ये जो 1 लाख लोगों का परिवार है, उनके साथ जाना है। बच्चा तो हमारा, उसको भी पता है कि उसके माँ-बाप हैं। 2 साल की से ज़्यादा की हो गई बेटी, लेकिन उसको कहीं न कहीं पता होता है कि हमारे मम्मी-पापा आएँगे, खाना खा के या बैठ के 5 मिनट चले जाएँगे और फिर
2 दिन बाद आएँगे। उसको भी समझ में आ गया कि मेरे माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं। तो कहीं न कहीं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं प्रशंसा करता हूँ, तो अपनी पत्नी की जो इस वार्ड की पार्षद हैं, कि उन्होंने बहुत सारा त्याग किया है। मुझे भी देखती है, जनता को भी देखती है, बेटी को भी देखती है। तो इससे बड़ा त्याग एक महिला के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होली है। इस होली पावन अवसर पर पत्नी को क्या संदेश? अभी तक तो फ़िलहाल आपने जनता को देते रहे, आज अपनी पत्नी को क्या संदेश है? यार इनको मैं क्या संदेश दूँ अपनी पत्नी को, तो मेरी ज़िंदगी का ही संदेश है, मेरी ज़िंदगी की उमंग है, मेरा सब कुछ है। मैं तो सिर्फ़ इनसे यही कहता हूँ कि तुम हमेशा सफल रहो और मैंने सफलता के लिए तुम्हारी जीवन की तुमने मेरी ज़िंदगी में जो सफलताएँ लाई, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। बस सिर्फ़ ये इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे और ईश्वर करे कि जो कार्य मैंने 10 सालों में किया, पिछले 20 सालों में किया, बिना पार्षद के किया, उन कामों में कभी कोई कमी ना आए, मेरे मान-सम्मान में कोई कमी ना आए। जो लोग कहते थे कि सुनील कनौजिया मेरा बेटा है, तो आदमी गर्व से कहे कि सालू कनौजिया मेरी बहू है। यही आज संदेश है। इसी पत्नी की मुस्कुराहट में, चेहरे की मुस्कुराहट में 2 पंक्ति अपने क्षेत्रवासी और पत्नी के लिए। ये मेरा वो ख्वाब है जिनको पाने की हसरत मुझे हमेशा से थी और जब तुमको पाया तो ऐसा लगा सब कुछ पा लिया। तुम्हारे जीवन में आने के बाद पता चला कि जीवन क्या होता है। तुम्हारी खुशियाँ मुझे नहीं समझ में आती हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मेरे दुःख, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ़ तुमको मुझसे पहले समझ में आ जाती है। इससे बढ़ के मेरी ज़िंदगी में तुमको कोई ऐसी जगह, कोई मेरे जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं खाली होगा जिसमें तुम ना हो। मेरी ज़िंदगी के हर कोने में तुम हो, मेरे साँसों में तुम हो, मेरे दिल में तुम हो, मेरी धड़कन में तुम हो, मेरी भावनाओं में तुम हो, तो मेरी दिमाग में भी हो कि कुछ करूँ तो याद आए कि ये मेरी पत्नी है यार, समझा करो घर जाना है। वहीं पर कि क्या आपने नवंबर में शादी की थी, आपकी उसके पहले की जीवन शैली कैसी रही? आपके माँ-बाप किस इलाके में जन्म लिया था? कहाँ से पढ़ी-लिखी और आज इतना संघर्षशाली जीवन बना ली? देखिए, हमारा जन्म स्थान भी यही जूही है। हमारे माँ-बाप भी एक बहुत गरीब परिवार से थे। माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया। पहले हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, जिसको आंगनबाड़ी लोग कहते थे। वहाँ मैंने 3 क्लास तक पढ़ा। फिर इसके बाद मैंने जब हमारे क्षेत्र में एक सरस्वती स्कूल था, वहाँ पर मैंने फिर 8th तक क्लास पढ़ा। फिर मैंने कानपुर कन्या महाविद्यालय में 9th से हाई स्कूल किया। फिर मैंने शिवलोक साधना से डिग्री हासिल करी। इसके बाद जब मैंने डिग्री हासिल कर ली, फिर हमारी मुलाकात हमारे पति से हुई थी। उस दौरान ये हमारे पति तो नहीं थे, लेकिन मैंने इनके अंदर एक आदत देखी कि मेरे अंदर से वो भावना उठी कि ये जब दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं, दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं, अपने माँ-बाप की इतनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त कर रहे हैं, तो ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक इतना बड़ा संदेश है कि जिसे मुझे ईश्वर ने डायरेक्ट मेरे पास भेजा है। तो मैंने ईश्वर तो देखा है इनके रूप में, बाकी एक ईश्वर जो ऊपर है, उनका सिर्फ़ मैंने नाम सुना है। रियल में देखा है, वो मेरे पति हैं। क्या आपको लगता था कि अपने पति के साथ कदमों में कदम मिला करके इतने दुःख झेलने पड़ेंगे, जनता के लिए आज खड़ी हैं? देखिए, ये जो दुःख की बात है, तो मुझे कभी दुःख होने ही नहीं देते। यदि मेरे चेहरे में ज़रा-सी भी दुखी का माहौल इनको दिखता है ना, तो ये उसको चटपट हटा देते हैं। ये हमको मतलब हँसते ही रहने देते हैं, कभी दुःख का एहसास भी नहीं होने देते हैं। आपने डिग्री हासिल किया, पढ़ लिख करके कोई आईएएस, कोई आईपीएस बनती, फिर क्षेत्र के जनता के लिए पार्षद और नेता का ही पद क्यों चुना? देखिए, मैंने जब बीएससी करी, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी। लेकिन जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो मुझे इनमें आईएएस, पीसीएस सब कुछ इन्हीं में मुझे दिख गया। क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए जब इतना कर सकते हैं, इतना अच्छा इनका नेचर है, तो मुझे सरकारी नौकरी की कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे कभी सरकारी नौकरी करनी चाहिए। क्योंकि इनके अंदर मुझे आईएएस, पीसीएस सारे अधिकारी दिखते हैं। जब स्कूल में आप पढ़ती थी सरकारी में, तो पहले आप घर से ही बोरी लेकर के जाती थी पढ़ने के लिए, स्कूल में बैठने के लिए। और आज का दौर क्या है और कल के दौर में क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
सरकारी स्कूल पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पहले हम लोग स्लेट लेके जाते थे, जो चॉक और स्लेट से लिखा जाता था। लेकिन इस दौर पे मेरा यही कहना है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो बच्चों की जो शिक्षाओं के उसके लिए कुछ करिए और जो आप कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षेत्र की जो मलिन बस्तियों के बच्चे हैं, ये पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विपदाएँ आ जाती हैं कि ये आंगनबाड़ी है या स्कूल है, ये जॉइन नहीं कर पाते क्योंकि इनके माँ-बाप की परिस्थिति बहुत खराब रहती है। बेचारे जो रोज़ कमाते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों का मानना यही है कि हम लोग अपनी क्षेत्र की जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको शिक्षा देने का पूरा सा पूरा प्रबंध करें। तो हम लोग आपस में एक-दूसरे से यही बात करते रहते हैं या लड़कियों से या लड़कों से कि आप लोग बच्चों के प्रति ईमानदार रहिए, इनकी जो शिक्षा के लिए है, आप लोग इनको पूरा का पूरा सपोर्ट दीजिए ताकि ये आगे कुछ कर सकें। अब पार्षद के साथ साथ में एक पत्नी भी है, एक बहू भी है और एक बेटी की माँ भी है। क्या बेटी को कभी आपकी याद नहीं आती, क्योंकि बेटी काफी दूर रहती है आपसे, परिवार में नहीं आपके साथ रहती, कभी तो उसे दुख दर्द कभी तो रोती होंगी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हमारी बेटी 7 महीने की थी तब हमारा चुनाव चल रहा था। उस दौरान हमारी बेटी को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब यदि हम घर जाते हैं 2-2 3-3 दिनों में, तो मेरी बेटी गाड़ी की आवाज़ से पहचान जाती है कि मेरे पापा आए हैं। तो जैसे मोटरसाइकिल की हॉर्न की आवाज़ आती है तो कहती है मम्मी पापा आए हैं मेरे, और वो इतनी खुशी होकर के हम लोगों के गले से लग जाती है कि फिर वो उतरती नहीं है नीचे। आपके साथ में ना रखने का क्या कारण? उसे भी दुख दर्द होता है और आपको भी दर्द होता है, उन्हीं दर्द में क्षेत्र की जनता की कार करती। क्या बेटी की याद उस क्षेत्र की जनता के बीच में आती है, तो आपको कैसा लगता है जब उनके बच्चों को आप देखती हैं? देखिए, जब हम अपने वार्ड में सभी बच्चों को देखते हैं, फिलहाल तो बच्चे तो सभी भगवान स्वरूप होते हैं, लेकिन जैसे हमारे पति ने आपको बताया है कि सबसे पहले हमारे लिए हमारी जनता है, सबसे पहले, और इनके ही लिए हम लोग बेटे भी हैं, बहू भी हैं। तो इसी चीज़ को हम अपनी बेटी में भी महसूस करते हैं कि ये सिर्फ़ कर्म है जो हमारी बेटी को ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो बिन माँ और बाप के रह सकती है। फिलहाल आपको मैं बता दूं, उस पार्टी की स्लेट में पढ़ते पढ़ते क्षेत्र की जनता को तो चमका दिया, पर अपने घर को नहीं चमकाया है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उस पार्षद पति का और उस पार्षद का घर दिखाऊंगा, पर मैं दिखा दूं, देखिए वही घर अगर घर को देख करके लगे तो एक मजबूर, मजदूर, लाचार व्यक्ति का ही घर नजर आता है। देखने से घर से ये नहीं लगता है कि ये घर वार्ड 14 के पार्षद का है। वो पार्षद जो 10 साल तक उनके पति पार्षद पति रहे और आज सब उनकी अर्धांगिनी भी रही। पर फिर मैं आपको बता, देखिए ये जो है, देखिए ये वो नज़ारा, वो दिन याद करेंगे जब अपने साथ जोड़ो जो साथ रस्में जीवन के लिए उन्होंने संकल्प लिया था, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इस तस्वीर से और इस घर से तो लगता है कि हाँ, फिलहाल जो इन्होंने रस्म निभाई थी, जो वादा किया था, वो फिलहाल पूरा किया। पर मैं आपको बता दूं, ये वही सी नन्ही सी बच्ची है जिसे माँ बाप का प्रॉपर प्यार नहीं मिल सका। हम सब लोगों ने माँ की छाया में और पिता की छाया में पले बड़े हुए हैं, उन्हीं के छत्र छाया में भी रहे, पर उस बेटी को माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हो पाया। पर उस बेटी के लिए प्यार तो नहीं नसीब हुआ, पर क्षेत्र की जनता के लिए देखिए, देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे मैन से दिखाऊं, देखिए फिलहाल निकल भी नहीं पा रहे हैं। टूटी चारपाई है, किस तरह से बंजर तरीके से कोई कह सकता है कि बीजेपी सरकार के पार्षद पति का ही घर। पर देखिए ये जो घर है, देख सकते हैं 10 साल उनके पति सुनील कनौजिया पार्षदी में रहे और स्वयं सीलू कनौजिया, पर जो घर का नक्शा है वो अभी भी ज्यों का त्यों ही बना है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। लोगों को गरीबी में जीने का हक, कहते हैं ना कि गरीबी में हम पैदा हुए हैं, पर गरीबी में माँ बाप को नहीं रख सकते हैं। पर वो पार्षद और पार्षद पति ने वास्तविकता में कर दिखाया। देखिए फिर मैं आपको दिखा दूं, 3 कमरे हैं, 3 कमरे के, ये देखिए इसे कहेंगे बीजेपी सरकार के पार्षद और पार्षद पति साहब का ये घर। घर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कितना रूबरू होकर के
दिल खोल करके कार्य किया। शायद इतना ही कार्य अपने घर के लिए कर लेते तो शायद ये घर आज आलाशाही लगभग करोड़ों का ये बंगला बन जाता। पर ये बंगला किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, क्योंकि जहाँ पर जब ये आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, जब पति पत्नी बैठ कर के खाना खाते हैं, तो वास्तविकता में किसी जन्नत से ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं मिलेगा। पर मैं आपको बता दूँ, ये वही हैं जिन्होंने 7 साल की बेटी को अपने गोद में प्रॉपर प्यार नहीं दे सका, और ये वही पार्षद पति साहब हैं जो आज होली के रंगों में अपनी बेटी का प्यार भूल गए हैं, पर क्षेत्र के जनता का प्यार वैसा ही बना रहे, उनके चेहरे पर जरा से हंसी कम ना हो। पर फिर आपको दिखा दूं, देखिए किस प्रकार से पार्षद और पार्षद पति जी का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अगर इनसे बात की जाए तो ये सामान क्यों बिखरा, तो इनका एक ही शब्द आता है कि हमारा घर तहस नहस हो जाए उसे हमें परवाह नहीं है, पर क्षेत्र की जनता के चेहरे पर खुशी जाहिर है, खुशी एक पल भी कम ना हो। पर देखिए फिल्म दिखा दी, ये जो पहला घर का सबसे तीसरा भाग है, जो बीजेपी सरकार में शायद 15 साल राज कर लेते तो शायद एक विधायक तो छोड़िए, बीजेपी का कार्यकर्ता होता वो भी करोड़ों का अपना मकान बना लेता। पर 10 साल उन्होंने राज किया, क्षेत्र की जनता के लिए कार्य किया, पर अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए और ना अपने घर के लिए कुछ भी ना। पर फिर भी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, देखिए अगर याद करें हम लोग, आज वो 20 साल जो कहते हैं ना, 20 साल पहले ऐसे ही लिंटर का जमाना नहीं होता था, लोग लकड़ी काट करके मिट्टी से पाट देते थे, फिलहाल वैसा ही बना है। 20 साल का समय और आज 2025 का समय, वास्तविकता में इस पार्षद और पार्षद पति को वास्तविकता में उन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए, हम सब के लिए कुछ कर दिखाया है। पर मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इस सनातन धर्म में होली के पावन पर्व पर वार्ड 14 की जनता को यूपी क्राइम न्यूज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी सरकार में पार्षद और पार्षद पति की वीडियो आपको कैसे लगी है, खबर में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे कानपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमिन सिंह की विशेष रिपोर्ट।